हाँ, 5th लेक्चर है जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें वर्क का। पहले तो डिफाइन करेंगे इन सारे चीज़ों को, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है और पावर क्या है। पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर 1 बाय 1 जितने भी फार्मूला है चैप्टर में उस फार्मूला को सीखेंगे कि कहाँ पे वो फार्मूला यूज किया जा सकता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है वर्क का। वर्क इज़ अ वे टू ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे कि मेरे हाथ में एक कंपास बॉक्स है, इसको मैं यहाँ पे रखा हूँ, इससे कुछ हाइट पे इसको मैं लेकर चला गया, इतने हाइट पे, राइट। तो मैं वर्क किया तो मेरा एनर्जी कम हुआ। जो वर्क करता है उसकी एनर्जी में कमी आती है और जिस पे वर्क करता है उसका एनर्जी बढ़ जाता है। ये जब यहाँ था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 अगर माने तो हाइट पे जब मैं इसको लेके आया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो गया, mgh हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपास बॉक्स का एनर्जी बढ़ा और मेरा एनर्जी कम हुआ। सो बाई डूइंग वर्क what we are doing, we are transferring energy from one body to another body. So work is a way to transfer energy from one body to another body, right? And when work is said to be done, so when a force applied on a body displaces that body, then work is said to be done. तो work का definition हो गया कि work is a way to transfer energy from one body to another body, and when work is said to be done, when force applied on a body displaces that body, right? तो जब भी फोर्स अप्लाई करता है कोई बॉडी और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आता है तो बोला जाता है कि उसने वर्क किया है। ये तो डेफिनेशन हो गया वर्क का। एनर्जी का डेफिनेशन है एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, जिसमें भी कुछ वर्क करने की एबिलिटी है, वर्क करके दिखाना नहीं है, उसको वर्क करके दिखाना नहीं है, उसमें एबिलिटी होना चाहिए कि जब मौका मिलेगा तो वो कर देगा काम, तो बोलेंगे कि उसमें एनर्जी है, राइट। जैसे एक स्प्रिंग, यहाँ पे एक स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पे है मान लीजिए, तो उसको आप 1 साल तक छोड़ देंगे तो वैसे ही नेचुरल लेंथ पे रहेगा। उसको आप फ्री छोड़ देंगे तो क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। लेकिन एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, ऐसे दबा के रखा हुआ है स्प्रिंग को, तो इसमें एनर्जी जमा हो गया है, क्योंकि जैसे ही इसको मैं यहाँ से रिलीज करूँगा ये यहाँ नहीं रहेगा, ये नेचुरल लेंथ पे अपने आप आ जाएगा इधर। यानी कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कुछ स्टोर हो गया है, एबिलिटी है, इसमें वापस आने की एबिलिटी है, इसलिए कंप्रेस्ड स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी है, यानी इसमें एबिलिटी टू डू वर्क है। वैसे ही एक कार है, वही वेलोसिटी से मूविंग है रोड पे, तो इस कार में भी कुछ करने की एबिलिटी है। इसके सामने कोई आएगा उसको धक्का मार के गिरा देगा वो कार, तो इसमें वर्क करने की क्या है, एबिलिटी है। या इसके सामने एक साइकिल वाला आ गया कार के सामने और वो साइकिल वाले को धक्का मार के और घसीटते हुए कुछ दूर तक लेके जा सकता है, यानी एक काम कर सकता है, फोर्स लगा कर डिस्प्लेस कर सकता है किसी को। यानी मूविंग कार में एबिलिटी टू डू वर्क है, इसीलिए मूविंग कार में एनर्जी है। समझ गए एनर्जी क्या है, जिस ऑब्जेक्ट में भी कुछ करने की एबिलिटी है उसमें हम बोलते हैं कि एनर्जी है। थर्ड है पावर। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना तेज़ी से काम कर सकते हैं, हाउ फास्ट यू कैन डू अ वर्क दैट डिसाइड योर पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना फास्ट वर्क कर रहे हैं, कितना फास्ट आप काम को कर रहे हैं, उससे आपका पावर डिसाइड होगा। एग्जाम्पल लेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर पे कुछ पार्टी चल रहा है, आप दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ। अब यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ा, 2 लोगों को बोला गया कि जाओ समोसा लेकर आओ, मार्केट से समोसा लेकर आओ, 20-20 समोसा लाना है तुम लोग को। ए को बोला गया और बी को, ए आप हैं और बी आपका कोई फ्रेंड है। दोनों को दौड़ के आप लोग दोनों गए मार्केट समोसा लाने के लिए और दौड़ के दोनों आए, लेकिन एक ही साथ नहीं आए। ए जो था उसको 10 मिनट समय लगा इस काम को करने में और बी को इस काम को करने में 20 मिनट टाइम लग गया, 20 मिनट। तो दोनों ने तो काम वही किया, मार्केट गए दोनों और समोसा लेकर आए 20 समोसा। तो वर्क डन बाई ए इक्वल टू वर्क डन बाई बी है। दोनों का एनर्जी में भी कमी सेम अमाउंट से आएगा, जितना एनर्जी कम हुआ होगा ए का उतना ही एनर्जी में कमी आई होगी बी का। लेकिन फिर भी पावर ऑफ ए मैं लिखा हूँ ग्रेटर देन पावर ऑफ बी, क्योंकि ए को मैं ज़्यादा पावरफुल इसलिए बोल रहा हूँ कि उसी काम को दोनों ने तो काम एक ही किया, लेकिन ए ने तेज़ी से काम किया, रेट ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा था ए का, 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया, और बी धीरे धीरे काम किया, यानी बी पावरफुल नहीं है, ए के कंपैरिजन में बी कम पावरफुल है। तो पावर मतलब क्या होता है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वो। तो इसलिए पावर का फॉर्मूला लिखा गया कि वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम नीचे रखा है,
जो ज़्यादा टाइम लेगा उसका पावर कम होगा। सेम वर्क अगर दो लोग किए तो जिसका टाइम ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा टाइम लेगा उसका पावर क्या होगा, कम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम लोग वर्क कैसे कैसे आ सकता है एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए, कितने तरह से पूछ सकता है वर्क डन निकालने, और कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट में वर्क का तो बेसिक फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इधर मैंने वेक्टर दिया, इधर नहीं दिया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो एफ डॉट डी करेंगे तो एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं उसको। एफ डॉट डी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी ये सिंपल, अगर फोर्स एक कांस्टेंट है, जैसे फोर्स 4 न्यूटन दिया है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ है, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुआ है डिस्प्लेसमेंट, जिधर मैं फोर्स लगाया हूँ उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 जूल आ गया वर्क डन। अगर वेरिएबल फोर्स है तो फोर्स डॉट डी आर करके और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फोर्स अगर वेरिएबल है तो अलग अलग फोर्स का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट जब मैं कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स का अमाउंट भी चेंज हो जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी। तो वैसे केस में इंटीग्रेशन करेंगे। एग्जाम्पल सर दीजिए, कैसा क्वेश्चन आएगा। जैसे बोलेगा कि आप F इक्वल टू 2x फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई आप कर रहे हैं, 2x। जैसे देखिए एक मेरे पास ये एक ब्लॉक है ऑब्जेक्ट, और इसमें मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये ऐसे यहाँ रखा हुआ है, इस पर फोर्स लगा के आगे ले जा रहे हैं इसको, ठीक है, फोर्स लगा कर ऐसे। तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ ना वो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। मतलब मैं पहले x 0 था तो 0 फोर्स लगाया, x 1 है तो फोर्स 2 × 1 2 न्यूटन लगाया। जब ये आगे बढ़ते जा रहा है, x जब 2 हो गया तो मैं 4 न्यूटन लगा दिया। मतलब मैं फोर्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस बार डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे पूछा कि जब ये 1 मीटर से 2 मीटर तक मूव किया उस वक्त बताइए कि कितना मैंने वर्क डन किया। तो आप बोलेंगे कि सर 1 मीटर पे जब था तो आप फोर्स लगा रहे थे 2 × 1 2 न्यूटन, और जब ये 2 मीटर पे चला गया तो आप फोर्स लगा रहे थे 2 × 2 4। तो जब इस फॉर्मूला को मैं लिखूंगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आखिर फोर्स को क्या लूँगा मैं, 2 लूँगा कि 4 लूँगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 2x यहाँ लिख कर, और x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ dx लिख दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए 1 से लेकर 2 तक। आपको 1 से 2 तक वर्क डन निकालना था। तो इंटीग्रेशन में 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया इधर, और x dx में x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, पावर 1 है तो 1 इंक्रीज हो गया और नीचे भी 1 मैंने बढ़ा दिया। 1 से 2, ये 2 बाहर आ गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया देखिए, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इस x के जगह पर एक बार 2 रखना है मुझे, तो 2 का स्क्वायर 4, और बीच में माइनस लिखना है, और दूसरी बार इसी x के जगह पर 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 4 - 1 3 आया, तो 3 जूल वर्क हुआ। इस केस में वर्क कितना हो गया, 3 जूल। क्लियर। अभी जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सबसे ज़्यादा यूज होता है फार्मूला फिजिक्स में, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में, वो ये फार्मूला है। अगर d/dx x⁴n हो, अल्जेब्रिक फंक्शन ये दिया हुआ है, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन लिखना है nx⁴n-1। जैसे x2 यहाँ पर है तो 2x⁴2 - 1। अभी x⁴n dx, x⁴n का इंटीग्रेशन करना है, x⁴2 x⁴3 x⁴1/2 ऐसा कुछ है। तो x⁴n का इंटीग्रेशन लिखना है x⁴ जो है वही x n+1, इसमें एक बढ़ा देना है, इसमें कम किए थे, इसमें एक ऐड करना है, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में भी यही चीज़ लिखना है n+1। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और फिर लिमिट 2 से 4 है तो 2 से 4 तक लिमिट यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है, और बाद में वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वर्क डन निकालने का, कि अगर बोलेगा कि एक ब्लॉक यहाँ पे M है जो A पे रखा हुआ है, और इसको आपको क्या करना है A से, जैसे ये एक यहाँ पे बैटरी में रख देता हूँ, इसको A से मुझे धक्का दे देकर B तक ले जाना है। A से धक्का देकर कहाँ ले जाना है, B तक। तो A पे मैं जब फोर्स लगा रहा हूँ, कितना लगा रहा हूँ फोर्स, 2i कैप + 3j कैप, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा फोर्स। जब A पे था तो उसका पोजीशन वेक्टर था OA वेक्टर = 2i कैप + j कैप, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये इस पोजीशन पे था, इसको मुझे धक्का देकर कितना फोर्स लगाना है, इतना। कहाँ ले जाना है, B पे। B का पोजीशन वेक्टर क्या है, 5i कैप + 6j कैप। B का पोजीशन वेक्टर है 5i कैप + 6j कैप, राइट।
ये। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन तो सिंपल फॉर्मूला सर होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए। तो फोर्स तो यहाँ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट ए बी है और मुझे ओ ए और ओ बी दिया हुआ है। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए बी वेक्टर होगा ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए कर दीजिए। तो ओ बी में 5 आई कैप था, उसमें से 2 आई कैप गया तो 3 आई कैप, 6 जे कैप में से 1 जे कैप गया तो 5 जे कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गया ए बी। अभी तो एकदम सिंपल हो गया मेरे लिए, फोर्स भी गिवन है वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें? डॉट प्रोडक्ट करना बहुत आसान है। आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और आई जे के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, जे आई के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है। तो सिर्फ आई कैप और आई कैप का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जे का, क्योंकि बाकी का टर्म जे आई जे वो 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में। तो 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 5 15। तो 15 प्लस 6 21 जूल। ये जे कैप नहीं है, जूल है, क्योंकि ये वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है तो लास्ट में जे कैप थोड़े लिखेंगे। सो वर्क डन इन दिस केस इज 21 जूल। अभी वर्क डन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ये देखते हैं कब वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव और कब जीरो हो सकता है। तो वर्क डन जीरो होने का क्या क्या कंडीशन है? जब एंगल जीरो हो जाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो जाए? जीरो। जीरो एंगल में नहीं, 90 डिग्री। कितने डिग्री पे होगा जीरो? 90 डिग्री पे, क्योंकि कॉस होता है फॉर्मूला में। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो कॉस जीरो का वैल्यू तो ज़्यादा होता है, 1 होता है। कॉस 90 डिग्री होगा तब ये खत्म होगा ना 90 डिग्री पे, राइट? तो अगर 0 डिग्री यहाँ पे है तब तो मैक्सिमम वर्क डन हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और 90 डिग्री अगर है तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे एक आप स्टोन को घुमा रहे हैं, इसे रस्सी से बांध के स्टोन को ऐसे मूव करा रहे हैं, राइट? तो स्टोन मूव कर रहा है किधर? ऐसे टेंजेंट की तरफ, और फोर्स रस्सी में किधर लग रहा है? ऐसे सेंटर की तरफ। तो इन दोनों में एंगल क्या है? 90। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स व्हाइल रिवॉल्विंग दिस ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज 0। तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाए। दूसरा केस कब हो सकता है? जब फोर्स ही 0 होगा तो भी इसको कर देगा 0 वर्क डन को। और थर्ड केस में जब फोर्स तो लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, जैसे इस वॉल पे मैं फोर्स लगाऊंगा ऐसे, लेकिन ये वॉल मूव नहीं करेगा, तो इस केस में भी वर्क डन 0 आएगा। दूसरा केस आइए करते हैं, पॉजिटिव वर्क कब होगा? तो 0 डिग्री पे तो अभी देख लिए, कॉस 0 जब होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, 1, तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव वर्क आएगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है तब। अभी आगे के केस के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि ये दोनों क्वांटिटी नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ है, सिर्फ थीटा को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों में कोई जीरो हुआ तब तो जीरो होना ही है वर्क डन को। अभी ये दोनों नॉन जीरो मान के कर रहे हैं, तो अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो ये दोनों नॉन जीरो है, पॉजिटिव है कुछ ना कुछ, और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वर्क आएगा। 90 से कम 45, 75, 30 सब डिग्री के लिए पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होने लगता है। तो 90 से और 180 तक निगेटिव वर्क डन आने लगेगा। तो 0 से 90 के लिए ना, एट 90 डिग्री क्या था? 0 था, और 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव नंबर है 0, राइट? तो इसलिए 90 को मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ, इक्वालिटी साइन मैं नहीं दिया हूँ, क्योंकि 90 पे वर्क डन 0 आ जाएगा और 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, 0 निगेटिव नंबर भी नहीं है, इसीलिए इधर भी 90 को मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ, राइट, निगेटिव में। तो 0 से और 90 से कम, 0 से बड़ा या इक्वल और 90 से कम रहने पे वर्क डन पॉजिटिव आएगा। जैसे एक बॉडी है m मास का, जिस पे आप फोर्स इधर लगाए और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो ये एक्यूट एंगल बना हुआ है यहाँ पे, जो कि 90 से कम है, इसलिए इस केस में वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ ये जो भी एंगल बनाया है वो 90 से छोटा एंगल है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज निगेटिव। इस केस में 90 से 180 तक, एट 180 रख देते हैं तो कॉस का वैल्यू -1 होता है, 180 पे ये कॉस क्या हो जाता है? -1। तो 90 से और 180 के बीच रखेंगे तो ये निगेटिव वर्क डन होता है। जैसे इसके बारे में आप सोचिए, m मास है और उधर कोई 20 न्यूटन से पुल कर रहा है और ये इधर की तरफ खींच रहा है सिर्फ 5 न्यूटन से, ठीक है? तो ये बॉडी तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये 20 न्यूटन ज़्यादा फोर्स लगाया है तो राइटवर्ड डिस्प्लेस होगा। तो इसके बारे में आप सोचेंगे तो ये इसने तो, इसका नेमिंग मैं कर लेता हूँ, कुछ A लिख देता हूँ नाम और B। तो A तो फोर्स लगाया था इस तरफ,
मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग राइट वर्ड। ए तो राइट साइड में फोर्स लगा रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बॉडी में उधर लेफ्ट में हो गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री एंगल हो गया ना, 180 डिग्री। फोर्स लगाया इधर, जबकि बॉडी इधर आया नहीं, बॉडी तो 20 न्यूटन का बात मान लिया और उधर चला गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री एंगल हो गया, इसलिए इसका वर्क डन निगेटिव होगा। वर्क डन बाई ए यहाँ पे निगेटिव होगा, और वर्क डन बाई बी क्या होगा सर, ये पॉजिटिव बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि बी ने फोर्स भी राइट में लगाया खींचने के लिए इसको, और ये ब्लॉक भी राइट में डिस्प्लेस हुआ, तो इसीलिए बी का वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया कि कब पॉजिटिव, कब निगेटिव और कब जीरो वर्क डन लेना है। ठीक है, अगला है ऐसा यूनिट वर्क डन का क्या होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसीलिए वर्क डन का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। राइट, न्यूटन मीटर तो हो गया, और न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं, इसीलिए ये भी ऐसा यूनिट ही है और ये भी ऐसा यूनिट ही है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये ऐसा यूनिट है ये कोई अदर यूनिट है, दोनों ऐसा यूनिट है। ये भी ऐसा यूनिट है, क्योंकि फोर्स को लिखा जा सकता है, जैसे न्यूटन है, न्यूटन यहाँ, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर एक और मीटर है, तो देखिए केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और नीचे सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क डन का ये भी ऐसा यूनिट ही है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तीनों ऐसा यूनिट है। फिर 1 जूल होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये याद रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराने में कितना वो एनर्जी गेन करेगा, उसको बोला जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और वो होता है 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। अब याद करने का ट्रिक है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी इतना ही होता है। चार्ज अगर आपको याद है कि एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 × 10 टू द पावर -19, तो ये भी याद आप कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है। किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, जो इलेक्ट्रिक बिल आता है उसमें kWh लिखा हुआ रहता है। 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 × 10 टू द पावर 6 जूल। फिर वर्क का डायमेंशन की बात करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स का डायमेंशन mL/t-2 होता है और डिस्प्लेसमेंट का L होता है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 आएगा और L1 और 1 मिलाकर L2 और t-2। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी वर्क का डायमेंशन याद कर सकते हैं। एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो वर्क का होता है, mL/t-2। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी का जो भी डायमेंशन है उसमें टाइम डिवाइड कर देना है, तो नीचे जैसे ही आप टाइम डिवाइड करेंगे तो t-1 एक और ऊपर आ जाएगा और -2 के बदले -3 हो जाएगा, तो पावर का डायमेंशन mL/t-3 हो गया। लास्ट एक और पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, हम लोग ये तो पहले कर ही चुके हैं कि वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेट करने पर वर्क डन आ जाता है, और इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है एरिया अंडर कर्व। तो किसी को फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी उस फंक्शन के नीचे का आप एरिया निकाल रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है और उसका एरिया निकाल देंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको फोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस एरिया अंडर कर्व निकाल दीजिएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आएगा। तो जो पॉजिटिव एरिया आएगा वो पॉजिटिव वर्क डन, और जो इस एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे का एरिया आएगा, यानी ये एरिया, ये आपको निगेटिव वर्क डन देगा। तो टोटल वर्क डन पूछेगा तो पॉजिटिव में निगेटिव सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल वर्क डन निकालने के लिए। क्लियर? या सिर्फ ऊपर का एरिया है तो सिर्फ ऊपर का लिखिए, पॉजिटिव वर्क आएगा। नीचे का लिखना है तो सिर्फ नीचे का ही लिखेंगे, क्योंकि देखिए नीचे के आप डायरेक्शन में आप देखें तो इधर फोर्स निगेटिव हो गया है, इधर फोर्स क्या हो गया है, निगेटिव, यानी फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट में है, निगेटिव को लेफ्ट माने तो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ है क्या, इधर ग्राफ गया है क्या, नहीं आया, वो तो आगे ही बढ़ रहा है, ये ऐसे है तो इसका आगे ही बढ़ रहा है, यानी वो बॉडी डिस्प्लेस पॉजिटिव एक्स में ही होता जा रहा है, जबकि फोर्स हो गया है निगेटिव। तो इस केस में जो फोर्स कर रहा है काम, वो निगेटिव काम कर रहा है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अलग है, निगेटिव आ गया है, फोर्स वाई एक्सिस नीचे आ गया है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे का जो ग्राफ आता है उससे वर्क डन निगेटिव आता है, और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर का जो ग्राफ का एरिया आएगा उससे पॉजिटिव वर्क डन आएगा। एक एग्जांपल एरिया से रिलेटेड एक लिए है, यहाँ पे एक बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन दिया है, एक बार आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए, नहीं होगा तो मैं सॉल्व करूँगा। फिर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है,
और आपको वर्क डन निकालना है। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आप बताए थे वर्क डन के लिए एरिया निकाल दिया जाता है ग्राफ के नीचे का ऐसा, और ये एरिया माइनस में करके लिखा जाता है। 0 से 15 सेकेंड तक का वर्क डन चाहिए मुझे। तो ये एक ट्रेपेजियम है, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड इन 4 साइड है इसका, 1 2 3 4। इस 4 साइड में ये और ये तो पैरेलल नहीं दिख रहा है। क्या ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल है क्या? नहीं है। कौन दोनों पैरेलल है? ये और ये दोनों साइड पैरेलल है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड कितना है? तो इसके सामने 5 लिखा हुआ है, तो इसका लेंथ 5 है। और ये वाला साइड कितना है? 10 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 + 10, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया। और दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पैरेलल साइड ये था और दूसरा पैरेलल साइड ये था। इस ट्रेपेजियम में इसमें क्या ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल था? तो पैरेलल साइड के बीच का गैप क्या है? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 10 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10। तो 2 इंटू कितने बार में जाएगा? 10 5 टाइम्स। तो 10 + 5 15 इंटू 5 75 आया। और एरिया निकालने से वर्क डन आता है, इसलिए इसका यूनिट क्या आएगा? जूल। तो 0 से और 10 सेकेंड तक पूछता तो मैं लिख देता कि 75 जूल वर्क डन हुआ। लेकिन मुझे 0 से और 15 तक पूछा है। अब 15 तक के लिए आप आएंगे तो इसके सामने का ये दिया हुआ है ही नहीं, इसके सामने कुछ लिखा ही नहीं है। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे कैसे? ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं हाफ इंटू बेस। बेस तो लिख देंगे 10 से 15 तक 5 है, 10 से 15 तक क्या है? 5। लेकिन हाइट लिखने का व्यवस्था नहीं है, इधर कुछ दिया हुआ है ही नहीं। तो अब हाइट की जगह पर कैसे लिखें? तो उसके लिए इस ट्रायंगल को, कौन से ट्रायंगल हो सर? ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको, इस ट्रायंगल को और इधर वाले ट्रायंगल पे फोकस कीजिए। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि ये अपोजिट एंगल है और ये वाला परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो दो एंगल इक्वल हो जाने से ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो सिमिलर ट्रायंगल में ये जितना थीटा है ये उतना ही थीटा है कि नहीं? ये दोनों एंगल क्या है? अपोजिट एंगल है। तो इसमें tan थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस आएगा। तो इसमें tan थीटा का वैल्यू आ रहा है परपेंडिकुलर के जगह पर 10 और बेस के जगह पर 5 से लेकर 10 तक 5 का गैप। और इधर से जब मैं tan थीटा लिखूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर होगा, उसको मैं P लिख दिया। और बेस यहाँ भी 10 से 15 तक 5, तो 5 लिख दिया। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और P का वैल्यू आ गया 10। यानी जिस हाइट की मुझे तलाश थी कि ये हाइट कितना है, ये हाइट क्या मिल गया मुझे? 10 मिल गया। तो अब यहाँ पे मैं हाफ इंटू बेस 5 और ये हाइट को 10 लिख दूंगा और ये 2 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 हो जाता है 25। लेकिन ये -25 जूल लिखना है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है लेकिन फोर्स निगेटिव एक्सिस पे आ गया है, इसलिए निगेटिव वर्क डन है। तो टोटल वर्क डन बाई फोर्स क्या हो गया इस केस में? नेट वर्क डन पूछेगा तो 75 प्लस में और 25 माइनस में, यानी 50 जूल आंसर आ जाएगा इसका। वर्क डन क्या लिखेंगे? 50 जूल। अब है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस मतलब फ्रिक्शन फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सूडो फोर्स, जो भी फोर्स लग रहा है इंटरनल एक्सटर्नल, सबका वर्क डन निकालना है लेफ्ट साइड में और ऐड करना है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस वो किसके इक्वल होगा? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कार है 100 kg का जिसको कोई पर्सन इधर से फोर्स लगा के आगे भेज रहा है आगे की तरफ। उसकी इस समय स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और कुछ समय के बाद देखा गया कि इसका स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। ये धक्का देगा तो स्पीड बढ़ेगा ही, 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो बताना है कि इसने कितना काम किया। अब इस केस में ग्राफ नहीं दिया हुआ है कि एरिया अंडर कर्व निकाल दें, Fx ग्राफ, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं गिवन है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे वर्क डन निकालने के लिए। तो वर्क डन निकालने का ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए। यहाँ पे ये मैन काम कर रहा है तो इसका वर्क डन होगा, जिस पे काम कर रहा है उसका फाइनल एनर्जी, ये यहाँ का एनर्जी है हाफ m और यहाँ का वेलोसिटी का स्क्वायर, और माइनस इनिशियल इसमें काइनेटिक एनर्जी है हाफ m और इसका इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हाफ और मास 100 और फाइनल वेलोसिटी 3 का स्क्वायर, और हाफ मास 100 कार का और इनिशियल वेलोसिटी कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर में कर दिया। सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाता है 450 - 200 विच इज इक्वल टू 250 जूल।
तो इसने कितना काम कर दिया इस कार के ऊपर, 250 जूल। पोटेंशियल एनर्जी अगला टर्म है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी और सिस्टम। जैसे स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नेचुरल लेंथ पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कंप्रेस स्टेट में है, तो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें। वैसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पड़ा हुआ है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर किया जाए, तो किसी हाइट पे जब वो होगा, एच हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी उसका mgh होगा वहाँ, राइट, mgh पोटेंशियल एनर्जी। तो दो पोटेंशियल एनर्जी आपको याद करना है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल जिसका फॉर्मूला है mgh, और स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x क्या है, नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस्ड या कितना इलोंगेटेड है वो स्प्रिंग। अगर नेचुरल लेंथ से 1 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है तो यहाँ 1 लिखना है। ये एक्चुअल लेंथ ऑफ स्प्रिंग नहीं लिखना है, नेचुरल लेंथ से कितना बढ़ा हुआ है वो या कितना कम हो गया है उसका लेंथ, वो यहाँ पे लेंथ लिखना है, राइट। कंप्रेशन और इलोंगेशन, दैट लेंथ यू हैव टू राइट हियर, ओके। ये अब देखिए क्या है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन ये है। रिलेशन तो नॉर्मली ऐसा होता है कि F इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स और u लिख दिया जाता है, ठीक है। यानी u अगर x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो फोर्स का x कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर u y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स का y कंपोनेंट मिलेगा। तो इसीलिए इस चीज को लिखता है ये कि फोर्स एक वेक्टर है और u स्केलर है। u क्या है, स्केलर। तो u को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और ऐसे डेल लिखने का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब सर क्या होता है, देखिए यहाँ, जैसे अगर u का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे एक्स स्क्वायर वाई, तो अगर मैं इसको डेल u बाई डेल x लिखूंगा, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो y को हमको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, कांस्टेंट मानना है। तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, तो डेल बाई डेल एक्स करेंगे इसका, एक्स स्क्वायर वाई का, तो वाई को बाहर कर लेंगे और एक्स स्क्वायर का खाली डेरिवेटिव करेंगे 2x, तो इतना डिफरेंशिएशन आ जाएगा। मतलब डेल यू बाई डेल एक्स करने का मतलब है कि आपको x को ही वेरिएबल खाली लेना है, y z को कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो u को डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना है, और उससे जो आएगा क्वांटिटी उसमें आई कैप लगा देंगे, तो फोर्स का x कंपोनेंट मिल जाएगा। वैसे ही जो भी u दिया होगा उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कंसीडरिंग x एज अ कांस्टेंट। तो जब x को कांस्टेंट कंसीडर यहाँ पे करेंगे आप, तो और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल बाई डेल y, और इसमें x को तो कांस्टेंट मान लिए तो बाहर आ गया तो खाली y रहेगा, तो डेल y बाई डेल y 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। मतलब y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किए तो x को कांस्टेंट मान लीजिए आप। वैसे z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y को कांस्टेंट मान लेंगे, और उससे जो डिफरेंशिएट करने से आएगा वो फोर्स का z कंपोनेंट मिलेगा, k कैप, और माइनस तो सब में लगा हुआ है ही। तो अगर कभी क्वेश्चन में u गिवन है और f पूछे तो ऐसे आपको करना है काम, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, माइनस लगा देना है, और वो फोर्स का i कैप मिल जाएगा, x कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। इसी बात को बुक में लिखता है, ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म में उसको लिखता है कि फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, या माइनस ग्रेड यानी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये लिखने का तरीका है, इसके अंदर की बात ये है, मतलब नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या माइनस उल्टा डेल्टा यू, और इसको पढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसका अंदर क्या है या इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, मतलब आपको u को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक बार y एक बार z के रिस्पेक्ट में। अगर u दिया है और फोर्स निकालना है तो ऐसे कर देंगे, लेकिन अगर फोर्स दिया है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो आपको फोर्स को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये d बाई डी एक्स था तो ये dx इधर जाएगा तो f dx होगा du, तो du कैसे मिलेगा, इधर इंटीग्रेशन करेंगे du, तो इधर f में ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो f डॉट dx का इंटीग्रेशन करेंगे नेगेटिव लगाकर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो जब कभी न्यूमेरिकल में फोर्स दिया है और पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो इंटीग्रेट करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है और फोर्स पूछा है और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको। क्लियर हुआ ये? जैसे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अगर एग्जाम में आपके सामने ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x, और पूछ रहा है कि फोर्स बताइए कितना है x बराबर 2 पे, तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, माइनस
डी बाई डी एक्स और यू लिख देना है आपको, माइनस लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। माइनस डी बाई डी एक्स और u का वैल्यू हो गया 2x² माइनस 3x, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2 डी बाई डी एक्स और x², फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस डी बाई डी एक्स और 3 कांस्टेंट है इसलिए डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और x बच जाएगा यहाँ, तो -2 और x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है तो 3 आया। अब आप x का वैल्यू ये 2 सब्स्टिट्यूट यहाँ कर सकते हैं, तो 2 × 2 4 × 2 8 -8 प्लस 3 यानी -5। फोर्स कितना लग रहा होगा? -5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। और ये x आई कैप को अगर कंसीडर करें तो ये फोर्स नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि -5 आई कैप, यानी नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ ये फोर्स लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट x आया था +2 और फोर्स आ गया नेगेटिव, यानी अगर आप डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव x की तरफ, ये पोजीशन पॉजिटिव x की तरफ लिए हैं तो उस पोजीशन पे फोर्स नेगेटिव लग रहा है, यानी x डैश की तरफ। ये फोर्स किधर को लग रहा है? x डैश की तरफ, नेगेटिव x की तरफ ये फोर्स लग रहा है। ये कब पॉसिबल है ऐसा? स्प्रिंग के केस में देखिए ऐसा पॉसिबल है कि इधर स्प्रिंग है ऐसे नेचुरल लेंथ, तो आप इसको डिस्प्लेस उधर कर दिए हैं, पॉजिटिव की तरफ डिस्प्लेस किए हैं, राइटवर्ड डिस्प्लेस किए, जबकि ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा। रीगेन करने के लिए ये कंप्रेस हो जाए तो रीगेन करने के लिए उल्टा फोर्स लगाएगा। डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाता है? लेफ्टवर्ड, राइट। अब फोर्स का फॉर्मूला तो अभी देख लिए हम लोग कि -du बाई डी एक्स होता है, राइट। और पार्शियल डेरिवेटिव भी ये समझ लिए क्या था। अब u वर्सेस r ग्राफ दिया रहता है या u वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ रहेगा, तो इस ग्राफ से आपको क्या क्या पूछ सकता है, ये ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। तो इन्फिनिटी पे जाते समय पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू नीचे गिरते 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 0 हो जा रहा है, यानी कि इन्फिनिटी पे जब दो सिस्टम इनफाइनाइटली सेपरेटेड होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया जाता है। चार्ज के हेल्प से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। आपके पास एक सिचुएशन है जिसमें दोनों प्लस चार्ज है और एक सिचुएशन है जिसमें एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग? K और जो भी चार्ज है प्लस माइनस Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, ऐसा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी के लिए आप याद रखेंगे। ग्रेविटेशन में ये आया था -Gm1m2/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले से ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि उसमें रिपल्सिव भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और अट्रैक्टिव भी, जबकि ग्रेविटेशनल खाली अट्रैक्टिव लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जाम्पल से आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जाके 0 होता है, रिपल्सिव फील्ड में भी और अट्रैक्टिव में भी। रिपल्सिव मतलब दोनों प्लस प्लस चार्ज है और ये दोनों प्लस प्लस चार्ज इन्फिनिटी पे एक दूसरे से चला जाएगा, एक प्लस इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी, तो एक दूसरे को फोर्स लगाना छोड़ देगा। वो फोर्स ही नहीं लगाएगा तो सिस्टम अंडर टेंशन रहेगा ही नहीं, रिलैक्स रहेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। इसलिए इन्फिनिटी पे जाके 0 हो रहा है। प्लस माइनस रहेगा, यानी अट्रैक्शन अगर रहेगा दो चार्ज के बीच तो भी इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे, तो इन्फिनिटी पे वो रिलैक्स रहेंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। तो ये 0 की तरफ टच कर रहा है ग्राफ इन्फिनिटी पे जाके। अब पहले रिपल्सिव की बात करें। जब भी रिपल्सिव मैं लिखूंगा आपको 2 प्लस चार्ज को माइंड में रखना है, और जब भी अट्रैक्टिव की तरफ की बात होगा तो एक प्लस और एक माइनस माइंड में रखना है। तो रिपल्सिव फोर्स की बात करते हैं। जब ये दोनों चार्ज इनफाइनाइटली सेपरेटेड थे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 था। अब ऐसे आना मैंने ये दो चार्ज के बीच की दूरी को इंडिकेट कर रहा है ये एक्स एक्सिस, तो दो चार्ज के बीच सेपरेशन कम करेंगे, मतलब इसको पास ऐसे ले आए, तो पास ले आए तो इन दोनों में रिपल्सन होने लगेगा, तो इसीलिए रिपल्सिव लिखा है, यहाँ रिपल्सन हो रहा है। और पास लाएंगे तो और ज़्यादा रिपल्सन बढ़ेगा, तो u और x ग्राफ का स्लोप से फोर्स मिलता है। du बाई डी एक्स का स्लोप निकालने से क्या मिलता है? फोर्स। तो इसका स्लोप देखिए, यहाँ पे क्या था? स्लोप 0 था ऐसे, और यहाँ पे स्लोप क्या है? निगेटिव है। स्लोप बढ़ रहा है लेकिन निगेटिव में बढ़ रहा है, क्योंकि ये एंगल जो बना रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, राइट। फिर यहाँ पे आप स्लोप खींचेंगे तो ये भी, इससे ये स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ गया लेकिन निगेटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है? निगेटिव। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा? निगेटिव आएगा इसका, और स्लोप क्या आएगा? ज़्यादा आएगा स्लोप, मतलब इधर फोर्स कम लग रहा था और इधर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा लगा, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? ज़्यादा आएगा ये।
तो रिपल्सिव फील्ड में ऐसा हुआ। अट्रैक्टिव में देखें तो यहाँ भी जीरो था, स्लोप क्या था जीरो, स्लोप जीरो मतलब फोर्स जीरो, एक प्लस और एक माइनस है तो भी इनफाइनाइटली सेपरेटेड सिचुएशन में उसमें फोर्स क्या लगेगा जीरो, यानी यहाँ स्लोप जीरो है। लेकिन इसके इधर जब आएंगे तो देखिए स्लोप बढ़ने लगा, स्लोप क्या होने लगा, बढ़ने लगा, और ऊपर से पॉजिटिव स्लोप होने लगा। ऐसा करेंगे तो देखिए पॉजिटिव आएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। यानी दो चार्ज को जब आप पास लाएंगे तो उन दोनों के बीच फोर्स इंक्रीज होने लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इसका, राइट। और वो अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है इसलिए वो निगेटिव यहाँ पे आएगा। निगेटिव किस बात को इंडिकेट करेगा कि हमारा फोर्स अट्रैक्टिव आ रहा है, और पॉजिटिव किस बात को डिपेंड करेगा कि हमारा फोर्स, ये U पॉजिटिव क्या इंडिकेट करेगा कि फोर्स रिपल्सिव है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूला से बोल रहा हूँ। देखिए K Q1Q2/R², अगर आप इसको भी प्लस लिखेंगे और इसको भी प्लस, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या आने लगेगा, प्लस आने लगेगा, और इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जब भी रिपल्सन होता है तो रिपल्सन के केस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आता है, इसीलिए इस ग्राफ को पूरा ऊपर रखा गया है, पॉजिटिव की तरफ रखा गया है। और जब अट्रैक्शन होगा तो एक प्लस चार्ज आएगा और एक माइनस, तो U निगेटिव आने लगेगा, इसलिए अट्रैक्शन वाले पूरा ग्राफ को नीचे बनाया गया है। समझ गए। इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कोई भी बॉडी को फिजिक्स में कब बोलते हैं, जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अभी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दिया हुआ है एक्स का, और ये ग्राफ इस तरह का बना हुआ है। तो ऐसे आप देखने से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई बॉल यहाँ पे है, रियल सिचुएशन भी ऐसा अगर आप इमेजिन करें, तो यहाँ से इसको डिस्प्लेस करेंगे तो लौट के ये वापस यहाँ आएगा नहीं, तो ये अनस्टेबल है इक्विलिब्रियम में। और यहाँ पे बॉल इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में यहाँ भी है, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट ही नहीं होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। बस यहाँ पे इक्विलिब्रियम और रेस्ट लिया गया है, इक्विलिब्रियम का मतलब लिया गया है कि पहले से रेस्ट पे है। तो बॉल यहाँ पे अगर रेस्ट पे है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस आने की टेंडेंसी है, इसमें वापस 2-3 बार ओसिलेट करके यहाँ आ जाएगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। डिस्प्लेस करने पे परमानेंटली वो यहाँ से जाएगा नहीं, थोड़ी देर बाद वहाँ वापस आने की टेंडेंसी है। इसको यहाँ से डिस्टर्ब कर देंगे तो लौट के आएगा क्या, नहीं आएगा। ये लौट के थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, लौट के आएगा यहाँ, ये स्टेबल है। और न्यूट्रल वाला भी लौट के नहीं आएगा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी लौट के नहीं आ रहा है, ये भी लौट के नहीं आ रहा है, तो ये अनस्टेबल और ये न्यूट्रल कैसे है। तो इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है। अभी पोटेंशियल एनर्जी इतना था तो डिस्टर्ब कर दिए तो नीचे गिर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। जबकि इसको डिस्टर्ब किए तो ये भी यहाँ आ गया, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही उसी लेवल में रहा, इसका लेवल डाउन नहीं हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी में इसका फ़र्क नहीं पड़ा, राइट। तो नेचुरल लेंथ पे यानी बीच वाले पोजीशन पे आने की टेंडेंसी सिर्फ इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो इसलिए यही सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और न्यूट्रल और अनस्टेबल तो आप समझ ही गए। फिर फोर्स का फॉर्मूला होता है -du/dx। तो फोर्स कैसे मिलता है, स्लोप से मिलता है ux ग्राफ का। और तीनों ही जगह आप देखेंगे तो यहाँ पे भी स्लोप जीरो, यहाँ पे भी स्लोप जीरो, यहाँ पे भी स्लोप जीरो है। तो तीनों जगह जीरो स्लोप है। तो चाहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो या स्टेबल या न्यूट्रल, तीनों ही जगह -du/dx जीरो आएगा। माइनस को इधर ले जाइए तो du/dx भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने के लिए अगर u दिया हुआ है तो उसको आप माइनस मत लगाइए, सिर्फ du/dx करके इक्वल टू जीरो कीजिए। इससे आपको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल जाएगा कि कौन कौन से फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x यू विल गेट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब वो x का वैल्यू डबल डेरिवेटिव करके, और जो डबल डेरिवेटिव करने से आएगा उसमें वो x सब्स्टिट्यूट कीजिए। कौन सा x, जो पहली बार डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करेंगे तो उसको सॉल्व करने पे x इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगा 2 और 3। फिर इस फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो पहली बार वैल्यू आया था उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने पे अगर ग्रेटर देन 1 आया तो मिनिमा का कंडीशन होता है, और मिनिमा का जब कंडीशन होता है तो मिनिमा यहाँ पे है, तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो स्टेबल हम बोल देंगे कि इस पोजीशन पे या फॉर दिस वैल्यू ऑफ x पार्टिकल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डबल डेरिवेटिव करने पे लेस देन 0 आता है तो वो मैक्सिमा, मिनिमा में मैक्सिमा का कंडीशन होता है, यानी यहाँ पे है, और उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे कि पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और डबल डेरिवेटिव करने पे भी 0 आ जाएगा तो बोल देंगे कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ये याद रखिए। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिए हम लोग यहाँ पे, u इक्वल टू गिवन है, न्यूमेरिकल में u का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। पहला निकालना है फोर्स का, आप एक्सप्रेशन लिखिए। तो फोर्स बराबर क्या लिख देंगे, एग्जाम में आएगा तो
सर आप बताए थे माइनस डी बाई डी एक्स यू लिखने के लिए, तो माइनस डी बाई डी एक्स और u का वैल्यू मैं लिख दूंगा 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो -3 और -3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स में कौन फंस जाएगा बेचारा, x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स के चक्कर में कौन पड़ जाएगा, x, राइट। ऐसे ही फोर्स लिखते हैं, तो -3 कांस्टेंट है, तो मैं -3 बाहर ले लेता हूँ, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस 2 बाहर लेंगे और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू मेरा आया -6x प्लस 2, यही फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। फोर्स इक्वल टू क्या आया, -6x प्लस 2। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालिए। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स 0 होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स क्या होता है, 0, तो इसको 0 से इक्वेट आप कर दीजिए। तो 0 में लिख दिया -6x प्लस 2, तो 6x इधर चला गया, तो 6x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आ गया 2/6 यानी 1/3। ये 1/3 क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी x बराबर 1/3 पे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला पार्ट समझ में आ गया कि सर x बराबर 1/3 आया, तो 1/3 क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब x इक्वल टू 1/3 पे पार्टिकल हमारा किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब ये चेक करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम का पोजीशन 1/3 है, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/3 पुट कर दीजिए, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कितना आया पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आइए देख लेते हैं। इसमें 1/3 पुट करेंगे तो 3 × 1/3 का स्क्वायर माइनस 2 × 1/3, तो एक ये 3 × 1/3 में ये स्क्वायर था इसलिए 2 बार 3 हो गया, तो 1 3 चला गया, और ये 2/3 आया, तो 1/3 माइनस 2/3 आया, तो दोनों में 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 1 - 2 -1 आ जाएगा, तो -1/3 आया। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -1/3। कुछ भी नहीं किया है, बस जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आया था उसको पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, ऐसा बताना है। तो अभी x इक्वल टू 1/3 तो आ चुका है मेरा, x इक्वल टू 1/3, मुझे बस इतना चेक करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल कि न्यूट्रल। तो u इक्वल टू लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो du बाई डी एक्स, क्या बोले थे कि जो u रहेगा उसी से मैक्सिमम मिनिमा जैसा सॉल्व करना है, तो u है du बाई डी एक्स कर देंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएट किए थे तो 6x माइनस 2 आया था इक्वल टू 0, इससे x बराबर 1/3 आया था, और इसका डबल डेरिवेटिव अब करना है आपको मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए। तो डी स्क्वायर u बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, तो 6x माइनस 2 था ना, तो 6x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बताइए, 6 आएगा, राइट। तो 6 क्या आया, ग्रेटर देन 0 आ गया कि नहीं। इसका मैं जब डबल डेरिवेटिव किया इस चीज़ का, 3x स्क्वायर का आया था 6x माइनस 2, डबल डेरिवेटिव किया तो खाली 6 आया, तो ये 6 क्या ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 होने पे मिनिमा होता है, ग्रेटर देन 0 होने पे क्या होता है, मिनिमा। और मिनिमा कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, तो मैक्सिमा मिनिमा का ग्राफ बना लीजिए ऐसे, तो ये मैक्सिमा होता है और नीचे वाला मिनिमा होता है ऐसे मिनिमा, तो मिनिमा के समय स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होता है, तो यानी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम स्टेबल। x इक्वल टू 1/3 पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, और वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एकदम क्लियर है। u जब भी दिया रहेगा और फोर्स पूछेगा तो माइनस du बाई डी एक्स लिखेंगे, और u रहेगा और पूछेगा किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करने से x मिलेगा, और दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करने से ग्रेटर देन 0 आएगा तो स्टेबल बोलना है, और लेस देन 0 आएगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलना है। क्लियर हो गया ये। अब ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या है कि फोर्स का इक्वेशन दिया रहेगा, एक तो क्वेश्चन पक्का है एग्जाम में आना ही है, ये इक्वेशन दिया रहेगा फोर्स का, और ऑप्शन दिया रहेगा कि x इक्वल टू -½ पे ये सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, x इक्वल टू 2 पे स्टेबल पे है, x इक्वल टू -½ पे अनस्टेबल पे है, कि x इक्वल टू 2 पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है।
फोर्स के इक्वेशन को देखकर आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है और कहाँ है, ये चेक करने के लिए हमको u चाहिए। बिना u का काम नहीं चलने वाला है। तो फोर्स से u कैसे बनाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, राइट, यही होता है ना, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो फोर्स का इसने इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि मुझे ये डायरेक्ट ये दिए हुए हैं कि आपका डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस लगा कर इतना है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 है, राइट। तो इस माइनस को इधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस इधर माइनस आया तो प्लस 2। क्लियर है इतना। तो डी यू बाई डी एक्स जैसे ही मिला तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के लिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, वो तो ऐसे इससे भी दिख रहा है कि मुझे माइनस हाफ और 2, माइनस हाफ 2 लिखा हुआ है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन माइनस हाफ और 2 आएगा। फिर भी इसको मैं इक्वल टू 0 करूँगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के लिए। तो इसको 0 जैसे ही करेंगे और सॉल्व करेंगे आप, तो ये फैक्टर से करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आ गया और प्लस 3x, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये एक्सप्रेशन क्या था 2x स्क्वायर, फिर माइनस मल्टीप्लाई किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस, माइनस प्लस प्लस। मल्टीप्लाई करने पे -4 आना चाहिए और ऐड करने पे +3 आना चाहिए। तो क्या आएगा, माइनस 2x स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पे प्लस 4x और माइनस x लिखेंगे। तो देखिए ऐड करेंगे तो प्लस 3x आ जाएगा, 4x में x ऐड करेंगे माइनस x, तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x गुना 1 2 गुना 2 माइनस 4x स्क्वायर, फैक्टर मेथड इसको बोलते हैं। प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या ले लें हम, बताइए। कॉमन इन दोनों में ले लेते हैं 2x। तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें और इसमें 2x कॉमन लिए तो इसमें सर बचेगा माइनस x माइनस 2x स्क्वायर के लिए, और इसमें प्लस 2 बच जाएगा क्योंकि 2x इंटू 2 4x आ जाएगा। इसमें क्या करें, इसमें प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। प्लस 1 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक देखिए इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो x बराबर 2 आएगा। तो एक मेरा आंसर आया x बराबर 2, और जब 2x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x बराबर माइनस हाफ। तो 2 टर्म आ गया, एक 2 आया और एक माइनस हाफ। देखिए 2 माइनस हाफ 2, ये सब पॉइंट्स है। तो अभी तक मुझे सिर्फ ये पता चला कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या है, कौन कौन से x के वैल्यू के लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो 2 वैल्यू के लिए है, 2 के लिए और माइनस हाफ के लिए। अब इनमें से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो जानने के लिए मुझे इस एक्सप्रेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो 2 और माइनस हाफ तो निकल चुका है, इसलिए मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ। इस टर्म को यहाँ तक इरेज कर देते हैं, यहाँ तक। अब आप मुझे बता दीजिए कि डी यू बाई डी एक्स करने पे कितना आया था, डी यू बाई डी एक्स। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है फोर्स का वैल्यू, तो डी यू बाई डी एक्स होगा माइनस फोर्स का वैल्यू, यानी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही तो आया था डी यू बाई डी एक्स। क्योंकि फोर्स में माइनस लगाते हैं तब आता है ना डी यू बाई डी एक्स। अब इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव कर दीजिए। तो डेरिवेटिव डबल करेंगे तो 2 इंटू 2 4, तो माइनस 4x प्लस 3 और ये 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव इसका करेंगे तो प्लस 3 आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 2 एक बार सब्स्टिट्यूट करना है और एक बार माइनस हाफ। तो जब मैं 2 सब्स्टिट्यूट किया तो इसका वैल्यू क्या आया देखते हैं, 2 इंटू 4 8, तो माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 आ गया। तो जब मैं इसका वैल्यू 2 पुट किया तो ये माइनस 5 रिजल्ट मुझे दिया, विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा, और मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल। ऐसा ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे जब मैक्सिमम पे होता है हाइट पे तो अनस्टेबल होता है, यानी कि x बराबर 2 अनस्टेबल है, जबकि ये बोल रहा है कि x बराबर 2 स्टेबल है। ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। x बराबर 2 न्यूट्रल है, ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन हमारा। अब माइनस हाफ के लिए आइए चेक करते हैं। इस एक्सप्रेशन में आप x की जगह पर माइनस हाफ रखेंगे, माइनस हाफ, तो 4 गुना माइनस हाफ क्या आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। देखिए माइनस हाफ रखिए, माइनस 4 था और माइनस हाफ रख दीजिए आप, और प्लस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 4/2 प्लस 4/2 प्लस 3, तो ये एक पॉजिटिव नंबर आ गया, ग्रेटर देन 0 नंबर आ गया।
तो पॉजिटिव नंबर आता है तो वो मिनिमा होता है, और मिनिमा का मतलब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी x इक्वल टू -½ इज पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो -½ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये बोल रहा है -½ पे अनस्टेबल आएगा, इनकरेक्ट हो गया ये। इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 4 में तो न्यूट्रल बोला था। न्यूट्रल तब आता जब डबल डेरिवेटिव वाला भी 0 हो जाता, जबकि हमारा x इक्वल टू -½ पे क्या आया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। फिर एक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को, इन दोनों को कंबाइनली बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, मतलब फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, विस्कस फोर्स, ये सब नहीं लग रहा है, डिसिपेटिव फोर्सेज नहीं लग रहे हैं जो एनर्जी को खर्च करते हैं, स्टोर करके नहीं रख पाते हैं, उनको नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है जो कि स्टोर करके रख लेता है एनर्जी, जैसे स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब सिर्फ लग रहा है, तब आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। मतलब इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। पावर क्या होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इंस्टेंटेनियस पावर होगा d/dt वर्क डन, लेकिन एवरेज पावर पूछेगा तो टोटल वर्क डन डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल तक का आपको एवरेज पावर चाहिए। जैसे 0 से 10 सेकेंड का चाहिए तो नीचे 0 से 10 का लिख देंगे 10 - 0 समय इंटरवल, और वर्क डन 0 से 10 का जितना भी वर्क डन होगा वो पूरा वर्क डन लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये एवरेज पावर देगा। और इंस्टेंटेनियस के लिए वर्क का कोई इक्वेशन दिया रहेगा, एक फंक्शन, उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, एवरेज इंस्टेंटेनियस पावर। अब फोर्स होता है, देखिए वर्क जो होता है ना, इसको लिखते हैं हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को बाहर कर देंगे अगर कांस्टेंट फोर्स है तो, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करने पे वेलोसिटी मिलता है, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी से भी इंस्टेंटेनियस पावर आ जाता है। पावर और टाइम का ग्राफ दिया है, तो पावर और टाइम इधर ले जाके इंटीग्रेट करना, मतलब एरिया निकालना होता है। तो पावर टाइम के ग्राफ के अंडर का एरिया निकालने से वर्क डन मिल जाएगा। एरिया निकालने से क्या मिल जाता है, वर्क डन। और वर्क और टाइम का ग्राफ दिया है तो dw/dt स्लोप देगा ये, तो वर्क और टाइम ग्राफ का स्लोप निकालिएगा तो क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा। यानी पावर टाइम के एरिया से वर्क मिलता है और वर्क टाइम के एरिया से इंस्टेंटेनियस पावर मिलता है। एफिशिएंसी, किसी भी मशीन का एफिशिएंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट, O/I। एक न्यूमेरिकल के थ्रू आइए समझते हैं। अ पंप कैन टेक 7200 kg वाटर फ्रॉम 100 मीटर डीप वेल, कैलकुलेट पावर ऑफ द पंप इफ एफिशिएंसी इज 50%। ऐसा क्वेश्चन है। तो एक पंप है या मोटर लगा हुआ है, और वो मोटर या पंप क्या कर देता है, वो पंप 7200 kg पानी को 100 मीटर अंदर से निकाल रहा है कुएं से। तो 100 मीटर अंदर जब पानी था, ये सब पानी था, और ये इतना 100 मीटर ऊंचाई पे लेके आ गया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना इसने बढ़ा दिया, mgh। पानी कुएं में था और उस कुएं से पानी को ऊपर वो लाया मोटर खींच के, तो ये बेचारा काम किया ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया। तो m है 7200 और g 10 और हाइट 100 ले लेते हैं, 100 मीटर ऊपर। तो 7 2 पे 3 1 4 2 1 3 और 2 5, तो 3 4 5, इतना जूल बेचारा काम किया ये मोटर। कितने समय में किया सर, तो 1 आवर में किया। तो टाइम का वैल्यू 1 आवर में हो जाता है, कितना सेकंड हो जाता है, 3600 सेकंड, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट और उसमें 60 सेकंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3200 सेकंड आ गया कि नहीं। तो इतना इसने वर्क किया, कितना वर्क किया, mgh के बराबर, और उसको टाइम लग गया इतना। तो वर्क बाई टाइम को ही पावर बोलते हैं। तो पावर मैं इसका लिख दूंगा 72 1 2 3 3 2 5 4 5 बाई 3 6 1 2 0 0 0 0 कट गया, 36 दूना 72 2 3 0, 2000 वाट आया। पावर कितना आया पंप का, 2000 वाट। तो ये इसका आउटपुट पावर था। कि कौन सा पावर था, आउटपुट। आउटपुट कैसे मुझे पता चला, क्योंकि ये इतना वर्क करके मुझे दिया, इसने दिखाया काम करके ये, तो ये आउटपुट पावर इसका हो गया 2000। और आपको पूछा क्या है, कैलकुलेट पावर, मतलब इनपुट पावर कितना होगा, कि ये बिजली बिल कितना कंज्यूम करेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा इनपुट। तो P इनपुट इसमें अननोन है, आपका इनपुट पता करना है। तो मैं फॉर्मूला लिखवाया हूँ, आउटपुट बाई इनपुट एफिशिएंसी रहता है।
तो आउटपुट है इसका 2000 और इनपुट हमको पता नहीं है क्या है, और इंटू 100 हम कर दें तो क्या यही मुझे रिजल्ट दे देगा 50%। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये तो एफिशिएंसी का फ्रैक्शन है आउटपुट बाई इनपुट। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आउटपुट बाई इनपुट इंटू 100 करेंगे तो एफिशिएंसी का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 50% दिया है कि इफ़ एफिशिएंसी इज 50%। तो इसे सॉल्व आप करेंगे तो ये 50 से 2 टाइम्स चला जाएगा और P इनपुट आपको देना पड़ जाएगा इसका 2000 का डबल यानी 4000 वाट, यानी प्रति सेकेंड ये 4000 जूल ऊर्जा खर्च करेगा और बदले में 2000 जूल आपको काम करके देगा और 2000 इसका लॉस हो जाएगा। समझ गए, इसीलिए तो इसकी एफिशिएंसी 50% दी हुई है। तो ये इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट, वर्क एनर्जी पावर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन और उसके बाद सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। अब इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स बुक में जितने भी दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करें और इन फार्मूलाज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कीजिए।